नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने अपने टैक्सेशन सीरीज का चौथा पार्ट लेके आया हूँ। और जिस तरह से आपने पिछले 3 पार्ट को सपोर्ट किया, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। आज मैं चौथा पार्ट लेके आया हूँ जिसमें हम उन सब को समझेंगे। जैसे आप देखेंगे आपके एग्जाम में एक शब्द आया हुआ है टैरिफ, ये क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। इनकम टैक्स तो आप जान ही चुके, थोड़ा बहुत आज समझेंगे। सरचार्ज क्या, सेस क्या। यानी अब हम उन चीज़ों पे आ रहे हैं जिनको लेकर के बच्चों के दिमाग में परेशानी होती है। सर ये कस्टम ड्यूटी कब लगता है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, सीमा शुल्क क्या होता है, उत्पाद शुल्क क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, वैट क्या होता है। अब हम उन चीज़ों पे जा रहे हैं जो बच्चों के दिमाग में चलता है। अभी तक तो हमने आपको टैक्स का सारा सिस्टम समझाया, कौन सा प्रत्यक्ष है कौन सा अप्रत्यक्ष है, ठीक है, और आपने उसको समझा भी। और अब हम उन टैक्स के हर एक प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा और मेहनत से टिके रहिएगा। मैंने पहले कहा था कि मेरे लेक्चर में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती हो, आपको बिना बोर हुए आराम से पढ़ना है। कोई पीपीटी नहीं, सब कुछ बोर्ड पर ही लिखा हुआ है और लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो यहाँ आज हम लोग टैक्स के हर उस प्रकार की चर्चा करेंगे जो अब तक आपके लिए समस्या बनी थी, ठीक है। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे करों के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो हर एक कर को समझेंगे। चलिए, तो आज आप जैसे यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, उत्पाद शुल्क क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है। अभी और भी आगे आएंगे कई प्रकार। तो अब जो हमारा लेक्चर अब है, अब हम मेन टॉपिक के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अब तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत कुछ जाना है। अब हम मेन टॉपिक पे एंट्री करके हर टैक्स का प्रकार क्या है, क्या होता है, वो इसको समझेंगे, जो कि मेन पार्ट है। तो आज से आप इकोनॉमिक्स के एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से कॉपी पेन के साथ बैठिए और नोट करते चलिए। लेक्चर रिकॉर्डेड है, टाइम जब भी मिले तो उसको जरूर देखिए और 1-2 बार देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लेक्चर में प्रॉब्लम होती है, आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। तो और इस लेक्चर को शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब हमें पढ़ना है करों के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले शब्द आ गया डंपिंग, ठीक है। डंपिंग कोई कर नहीं है, हाँ, लेकिन डंपिंग पर जो टैक्स लगता है उसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। तो पहले हम डंपिंग समझ लेते हैं। डंपिंग क्या होता है, देखिए। तो पहला शब्द है, अब यहाँ पे हर उस छोटे छोटे पॉइंट को लिखते चलेंगे, समझ से, और टॉपिक और नोट्स को उसी सीक्वेंस से बनाएंगे। ये टैक्सेशन पार्ट 4 है। आज हम समझेंगे डंपिंग क्या होती है। डंपिंग देखिए, हाँ ध्यान रखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैंने पहले कहा था कि इंग्लिश टर्म थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। देखिए डंपिंग क्या होता है, और इसी के अगेंस्ट जो टैक्स होता है उसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग। उसे कहते हैं एंटी डंपिंग। देखिए डंपिंग को लेकर के एक देश बहुत बदनाम है, जिसको कहते हैं चाइना। ये बहुत बदनाम है डंपिंग को लेकर के, ठीक है। चाइना वो कंट्री है जो डंपिंग को लेके बहुत ज़्यादा बदनाम है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे डंपिंग क्या होता है और जो उस पर टैक्स लगता है एंटी डंपिंग, ये क्या होता है। तो डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसी को हम लोग डंपिंग, ये तो डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगाया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डंपिंग। ध्यान रखेंगे क्या, कि डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डंपिंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंटी डंपिंग, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जो एंटी डंपिंग टैक्स है, पहले डंपिंग को समझने के लिए, एंटी डंपिंग को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, डंपिंग। तो डंपिंग समझो क्या है। देखिए डंपिंग क्या है, जब किसी दूसरे देश में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी दूसरे देश में कोई देश, यानी जब किसी दूसरे देश में, जैसे मैं इंडिया को एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हम जब किसी दूसरे देश में अपनी ही वस्तु को बहुत सस्ते में एक्सपोर्ट करते हैं, किसमें, बहुत ही सस्ते में एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या है समझिए। एक्सपोर्ट आप जानते हैं ना, जब हम किसी देश को, जब अपनी बनाई गई, जब अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देश में हम सेल करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्हेन वी एक्सपोर्ट क्या है, जब हम अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देश में सेल करते हैं। व्हेन वी सेल आवर कमोडिटी इन अदर कंट्री इट इज नोन एज एक्सपोर्ट। तो पहले भैया इसमें तो कंफ्यूजन मत होना, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, जान लो
ये हमेशा दो शब्दों का इस्तेमाल होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? जब हम अपने बनी हुई वस्तु को किसी दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब दूसरे की वस्तु को यानी दूसरे देश में बनी हुई वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट मतलब टू परचेज द अदर कंट्रीज कमोडिटी इन आवर ओन कंट्री, this is known as import, and when we sell our own commodity in any other country it is known as export। तो मैं यहां अपने केस में एग्जांपल लेके चलूंगा, हालांकि इसमें चाइना बड़ा बदनाम है, अभी आप समझ जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देखिए है क्या कि जब हम अपने यहां बनी वस्तु को दूसरे देश में बहुत सस्ते दाम पर बेचते हैं तो उसे डंपिंग कहते हैं। कहोगे सर इसका मतलब क्या? जैसे मान लो कोई वस्तु है, समझिएगा, अगर कोई वस्तु जैसे इंडिया में कोई वस्तु बनी 40 रुपए की, ठीक है, यानी मान लीजिए इंडिया में कोई वस्तु, ध्यान से समझेंगे, मैं सब बोर्ड पे लिख रहा हूं और समझते हुए चलेंगे, ये कोई आपको छपा है नहीं, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई वस्तु है, उसकी कॉस्ट पड़ी कितनी? 40 रुपए की। कितनी पड़ी? 40 रुपए की। फिर मैंने उसमें कुछ अपनी मेहनत किया, उसको बोलते हैं वैल्यू ऐड करना। भाई अगर जैसे ये मान लो ये मार्कर है, इसका कोई लागत होगा तो उस लागत के साथ साथ मैं इसमें जो मेहनत किया हूं उसको भी ऐड करूंगा। तो मान लो ये ले दे करके मान लो 20 रुपया का इसमें मेरा अपना मेहनत लगा, उससे बोलते हैं वैल्यू ऐड करना। क्या करना? वैल्यू ऐड करना। कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल से आपने कुछ बना दिया। जैसे आपने खरीदा चमड़ा और चमड़े से जूता बनाया, तो जूते को बनाया, तो इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं मूल्यवर्धन। कि आपने चमड़ा खरीदा और उसको बना दिया जूता, तो जूता जो बनाया उसमें आपने कुछ अपनी मेहनत दी है, वैल्यू दी है, तो उस वैल्यू का तो आप कुछ लेंगे ही। तो मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी लागत कितनी लागत? 40 रुपये लागत है, और उसमें 20 रुपया मैंने अपनी मेहनत जोड़ दी, तो कुल मिलाकर इस वस्तु की जो प्राइस हो गई 60 रुपये। कितने रुपए? 60। ये 20 रुपये क्या है? ये वैल्यू ऐड हुआ है, मतलब मेरी मेहनत है। तो अब ये जो वस्तु है ए, मान लीजिए वस्तु ए है, तो ये ए जो वस्तु है इसकी कीमत भारत में कितनी है? 60 रुपये। कितनी कीमत है भारत में? 60 रुपये। तो जरा समझिएगा, इस वस्तु की कीमत यानी 40 रुपये लागत है प्लस 20 रुपया जो मैंने अपनी वैल्यू ऐड की है, ठीक है। मतलब उसमें मैंने अपनी मेहनत से जूता बनाया, मतलब चमड़ा खरीदा, यानी 40 रुपये में चमड़ा खरीदा और 20 रुपया फिर मैंने उसको बना दिया जूता। तो ये जो मैंने 20 रुपया लिया है ये अपनी मेहनत का लिया है। तो मतलब इसका कुल कीमत हो गया भारत में कितना? 60 रुपये। अब हो क्या रहा है? भारत में ये 60 रुपये में बिक रही है, लेकिन मैं इसी गुड्स को अमेरिका में या विदेशों में बहुत कम दाम पे बेच रहा हूं। जैसे मान लो मैं इसको बेच रहा हूं 30 रुपए में, ठीक है। कितने बेच रहा हूं? मान लो मैं इसी गुड्स को अमेरिका में 30 रुपए में बेच रहा हूं, मतलब हमारे यहां उस वस्तु का दाम 60 रुपए और मैं कितने बेच रहा हूं? 30 रुपए, यानी लागत से भी कम पे बेच रहा हूं। इसको डंपिंग कहते हैं। समझ गए? डंपिंग क्या? कि जिस वस्तु की प्राइस हमारे मतलब जब अपने ही देश की बनी वस्तुओं को हम अपने देश में महंगे पे बेच रहे हैं और दूसरे देश में लागत से भी कम दाम पे बेच रहे हैं, तो उसे डंपिंग कहते हैं। डंपिंग ये क्यों किया जाता है? ताकि विदेशी मार्केट पे अपनी पकड़ बनाई जाए, ठीक है। तो डंपिंग समझ गए? डंपिंग क्या होता है? जब हम अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देश में बहुत सस्ते दाम पे बेचते हैं, यानी ये वही वस्तु भारत में महंगी है, वहां चले जाओ अमेरिका में सस्ती है, ये हम खुद कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने इंडिया का एग्जांपल लिया, हालांकि इंडिया ऐसा करता नहीं है। हाँ, एक केस में इंडिया फंसा था, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो डंपिंग मतलब जब किसी एक देश में बनी वस्तु को वो देश किसी दूसरे देश में बहुत ही लो प्राइस पे सेल करने का प्रयास करता है, तो इसे डंपिंग कहा जाता है, ठीक है। और डंपिंग जो है वर्ल्ड ट्रेड और WTO विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। WTO ने डंपिंग को एक गलत चीज माना है। वो कहता है डंपिंग से आप किसी दूसरे देश के व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं। आप सोचिए, अगर ये जो मान लीजिए ये ए वस्तु है, इसको मान लो हम शू मान लेते हैं, कोई मान लो जूता है, ये कोई जूता है। अब जो जूता इंडिया में बना है 60 रुपए में बिक रहा है, वो जूता अगर इंडिया अमेरिका में 30 में बेच रहा है, तो अमेरिका की जो अन्य जूते की कंपनियां हैं उनको प्रॉब्लम होगी कि भैया ये बहुत सस्ते में बेच रहे हैं, हमारे यहाँ डंपिंग कर रहे हैं। तो इस डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगता है वो एंटी डंपिंग टैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एंटी डंपिंग टैक्स। तो आप समझ गए होंगे कि डंपिंग एक तरह से ट्रेड को दूसरे देश के मतलब व्यापार को नुकसान पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए चाइना है, चाइना अक्सर ये करता है। मैंने इंडिया एग्जांपल लिया था, लेकिन सबसे फेमस चाइना है, इस मामले में बदनाम है।
चाइना बहुत डंपिंग करता है। तो चाइना क्या करता है, अपने देश में बनी वस्तुओं को अपने यहाँ महंगे बेचेगा, हमारे यहाँ एकदम सस्ते में बेचेगा, ताकि हमारे देश के मार्केट पे कब्जा कर सके। तो इसीलिए आप देखोगे दूसरे देश हैं चाइना पर जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, तो जैसे मान लो इंडिया ने 30% पे बेचा है, इंडिया ने 30 रुपए का बेचा है, तो अमेरिका क्या करेगा, इसको रोकने के लिए इसी 30% पर हो सकता है 50%, 60% टैक्स लगा दे, ताकि इसका दाम मार्केट में क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी जब हम जैसे ये वस्तु जब अमेरिका में बिकने जाएगी तो अमेरिका बोलेगा नहीं 30 रुपया नहीं, इस पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होगा, जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा तो हो सकता है कहते नहीं आप हमको इसमें 20% या 30% इसका एंटी डंपिंग ड्यूटी दीजिए। तो अब सोचिए अगर 30 रुपये दाम है, 20% हमें एंटी डंपिंग देना पड़ गया ड्यूटी या टैक्स, तो इसका दाम 30 रुपए से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है, या उसको टैक्स। हाँ एक चीज और, अभी ड्यूटी और टैक्स में क्या अंतर होता है आगे बताएंगे। तो अभी आप ड्यूटी बोलिए, टैक्स बोलिए, हाँ अंतर होता है, लेकिन अभी इसको आप ध्यान रखेंगे, अभी आगे बताएंगे। तो ये जो एंटी डंपिंग टैक्स या ये ड्यूटी है, ये क्यों लगाई जाती है, ये लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी ताकि आप दूसरे देश में अपनी वस्तुओं को सस्ता करके ना बेचें, ठीक है। जैसे अगर चाइना भारत में डंपिंग कर रहा होगा तो भारत लगा देगा, भारत अमेरिका में करेगा तो भारत एंटी डंपिंग लगा देगा। तो डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगता है उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे मैं बता दूं, भारत पर भी डंपिंग का आरोप लगा था। अभी आप देखेंगे 4-5 महीने पहले एक खबर आई थी कि यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय कंट्री का ग्रुप है यूरोपीय यूनियन, उसने ये भारत पे आरोप लगाया था कि भारत की ऑप्टिकल फाइबर कंपनियां, ऑप्टिकल फाइबर क्या, ये जो केबल का काम करती हैं, जो ये केबल बिछाती हैं, जो केबल बनते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं डाटा में हर जगह। तो भारत की ऑप्टिकल फाइबर कंपनियां जो हैं, ऑप्टिकल केबल कंपनियां, ये बहुत ज़्यादा कम दाम पे अपने केबल को यूरोपीय कंट्रीज़ में बेच रही हैं, और वो एंटी डंपिंग और वो डंपिंग कर रही हैं। तो उसी डंपिंग को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन ने इन ऑप्टिकल केबल कंपनियों पर 8% का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया था कि भैया आप भारत में बेचने आ रहे हो जानबूझ के कम दाम, आप हमारे यूरोपियन कंट्री में बेचने आ रहे हो जानबूझ के कम दाम पे बेचने आ रहे हो, तो इसीलिए लो 8% इस पर आप इस पे 8% हमको टैक्स दो, तब हमारे यहाँ बेचोगे। तो इसी को कहते हैं एंटी डंपिंग। तो डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगता है उससे हम एंटी डंपिंग बोलते हैं। क्या, डंपिंग को रोकने के लिए जो टैक्स लगता है उससे हम एंटी डंपिंग बोलते हैं। तो यहां डंपिंग क्या है, जब आप डंपिंग में लिख देता हूं, डंपिंग क्या है, डंपिंग दूसरे, या ऐसे लिख दिए, अपने देश में बनी वस्तु को दूसरे देश में कीमत कम करके बेचना, और अपने देश में अधिक कीमत पर बेचना, ठीक है। जैसे अपने यहाँ अपने देश में बेच रहे हो 50 का, दूसरे में बेच रहे हो 40 का, तो डंपिंग हो गया ये। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप अपने कॉस्ट से भी कम दाम पे बेचते हैं तो WTO मानता है कि डंपिंग उस केस में कहेंगे जब आप अपने कॉस्ट से भी कम दाम पे बेच रहे हो। तो इसका मतलब आप दूसरे देश के व्यापार को खराब करना चाहते हो। कीमत कम की जा सकती है, लेकिन एक जैसे मान लो कि मैंने यहाँ 60 का बेचा तो हो सकता है मैं 50 का बेचूं, तो ये सही है। लेकिन अगर मैं जितना लागत लगा है उससे भी कम दाम पे दूसरे देश में बेच रहा हूँ तो दूसरा देश भड़केगा, कहेगा भैया हमारा व्यापार खराब कर रहे हो आकर के। तो उसको रोकने के लिए क्या लगाएगा, एंटी डंपिंग। तो भैया ध्यान रखना, इस डंपिंग को रोकने के लिए और लिख दे रहा हूं, डंपिंग को रोकने के लिए
जो टैक्स लगता है, जो टैक्स लगता है, आपको दिख रहा है शायद बहुत नीचे हो गया है, जो टैक्स लगता है उसे एंटी डंपिंग टैक्स कहते हैं। एंटी डंपिंग टैक्स कहते हैं, ठीक है। मैंने टैक्स लिखा है, टैक्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि अभी भारत भी इसमें शामिल था, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना बदनाम है, तो ये भी एक टैक्स है। अब आप मुझे बताएंगे जो एंटी डंपिंग टैक्स लग रहा है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? भाई सीधी सी बात है, अगर अमेरिका ने इस पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाया तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और मैं उस एंटी डंपिंग टैक्स की वजह से वो जो एंटी डंपिंग टैक्स लगा है मैं उसको इस प्राइस में जोड़ दूंगा, तो यानी अब वो अमेरिका के लोगों पर उसका भार पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब मुझ पर लगेगा लेकिन मैं इसकी कीमत बढ़ा करके उनसे वसूल लूंगा। तो इसीलिए एंटी डंपिंग का सबसे फायदा होता है कि दाम बढ़ जाता है, और ये तभी लगाया जाता है जब आप किसी दूसरे देश में जानबूझकर अपनी वस्तु को सस्ता करने का प्रयास करते हो। चाइना की वस्तुओं पर यूरोपीय यूनियन ने 80% तक एंटी डंपिंग टैक्स लगाया है ताकि उनके दाम महंगे हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा डंपिंग क्या है, डंपिंग के आधार पर समझा एंटी डंपिंग टैक्स क्या है। तो हर चीज़ को हम लोग बारी बारी से समझते हुए चल रहे हैं, और ध्यान से इन सबको नोट चलेंगे करते और समझते चलेंगे। हाँ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपको जवाब भी दूंगा, ठीक है। या अगर आप क्लास में आते तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इकोनॉमिक्स है प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे, लेक्चर को थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो मैंने कहा ना, इकोनॉमिक्स की समस्या आपकी सॉल्व होने वाली है, आप हर एक लेवल पे एग्जाम को देने के लायक बन जाएंगे। तो समझिएगा डंपिंग क्या है, एंटी डंपिंग क्या है, मैंने बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या पढ़ना हम लोग को। हाँ, अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे हाँ, इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। हालांकि इनकम टैक्स मैं बहुत बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मैंने कहा लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, चूंकि इकोनॉमिक्स है तो मैं यहाँ बाइलिंगुअल हूँ। तो अब थोड़ा सा इनकम टैक्स तो आपकी तो आसान चीज़ है। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है अभी जो बताया, अब आप खुद तय करेंगे कौन सा टैक्स डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। अब मैं यहाँ छाटूंगा नहीं, अब आप अपने दिमाग से बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा इनकम टैक्स समझ लेते हैं, इसका इतिहास जानते तो बहुत लोग हैं आप लोग इसके बारे में, लेकिन सुन लीजिए। भारत में आयकर सबसे पहले कब? 24 जुलाई 1860 में लगाया गया था। आयकर भारत में कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 में। अब हम किसके बाद अब डालेंगे हेडिंग, इनकम टैक्स। डंपिंग खत्म, एंटी डंपिंग खत्म, अब किस पे आ गए? इनकम टैक्स पे। तो अब हम यहाँ करों के बारे में पढ़ रहे हैं। 24 जुलाई को क्या लगाया गया था? भारत में आयकर लगाया गया पहली बार, इसलिए 24 जुलाई को हम लोग आयकर दिवस मनाते हैं। भैया ध्यान रखिएगा, 24 जुलाई क्या मनाते हैं? इनकम टैक्स डे। तो इनकम टैक्स वाज इन इंडिया फर्स्ट इम्पोज्ड ऑन 24 जुलाई 1860। तो इसीलिए हम 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे बनाते हैं। 1860 में जेम्स विल्सन, जिन्हें भारत में कहते हैं क्या, बजट का जनक, जो जेम्स विल्सन है, आप पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा बजट। जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश काल का पहला बजट पेश किया। जेम्स विल्सन ने भारत में ब्रिटिश काल का पहला बजट पेश किया था। जेम्स विल्सन वाज द फर्स्ट हु प्रेजेंटेड द बजट इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसीलिए हम जेम्स विल्सन को भारत में क्या कहते हैं? बजट का जनक कहते हैं। तो इन्होंने ही पहली बार भारत में आयकर लगाया था। वैसे ही बात है कि जेम्स विल्सन ने ही भारत में आयकर लगाया था पहली बार, इसको ध्यान रखेंगे। ये वही जेम्स विल्सन हैं जिन्होंने बजट को पेश किया था कब? 1860 में। और आप मुझे बताएंगे जब 1860 में ब्रिटिश काल का बजट पेश हुआ था भारत में, तो हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दैट टाइम? आप ये कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो ध्यान रखें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स भारत में पहली बार कब लगाया गया? 24 जुलाई 1860 में लगाया गया था। इसीलिए 24 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? आयकर दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जेम्स विल्सन ने ही इसको लगाया था, इसीलिए जेम्स विल्सन वही हैं जिन्होंने भारत में क्या पेश किया था? बजट। इसीलिए हम जेम्स विल्सन को भारत में कहते हैं फादर ऑफ बजट, ठीक है। तो आगे इनके बारे में पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा बजट, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इनकम टैक्स तो मैं कई बार बता चुका हूं, चूंकि यहाँ पे मैं हर टैक्स की चर्चा कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा ये भी आपको ये भी बता दिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ और टैक्स के बारे में। हाँ,
हाँ, एक चीज़ और डाउट करता है कि सर ये भारत में, अच्छा एक चीज़ बताइए, इनकम टैक्स किस सूची में आता है, संघ सूची में कि राज्य सूची में? ठीक है, आप बताएंगे, चलिए मैं ही बता देता हूं। इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब इनकम टैक्स संघ सूची का विषय है, ये केंद्र सरकार ही लगाती है, वही तय कर, राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं कि इनकम टैक्स को डिसाइड कर सके। तो इनकम टैक्स हमारे किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, यानी कि इस पर जो भी नियम कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार ही बनाएगी। तो इसको मैंने बता दिया। हाँ, अब सवाल है भारत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्या स्थिति है। तो ये बड़ा विवाद का विषय रहा है कि इनकम टैक्स क्या एग्रीकल्चर इनकम पे लगता है। वैसे मैंने बता दिया है कि इनकम टैक्स किस पर लगता है, कई बार चर्चा किया है। 3 लाख से जिनकी आय ऊपर है भारत में, उन पर ही इनकम टैक्स लगता है। हालांकि इसकी कई स्लैब बनाई जाती हैं, लेकिन अभी तो यही चल रहा है। तो जो नॉर्मल स्लैब है वो यही है कि अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है तो आप पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से ऊपर है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। अब सवाल है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगता है? देखिए, अगर मैं कहूं कि इनकम टैक्स तो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अगर कभी यह सवाल आ जाए कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार किसको है, तो यहां भाई नोट कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। यहां है कंफ्यूजन। इनकम टैक्स जो नॉर्मली है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने की बात आएगी तो राज्य सरकार के हाथ में है, वो राज्य सूची में चला जाएगा। इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में आता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात की जाएगी तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा, और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अब सवाल नंबर 2, क्या सर भारत में कभी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया गया है? देखो, आमतौर पे एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता। हाँ, लेकिन राज्य को ये पावर है, लगा सकता है। ये काम बिहार ने किया था पहली बार। बिहार वो पहला राज्य है जिसने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया था, मगर हटा दिया, क्योंकि आप समझ रहे हो ये देश किसानों का देश है, और किसानों पे टैक्स लगाना मतलब उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डालना। इसीलिए आमतौर पर कोई सरकार इस बात पर अभी सहमत नहीं है कि हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएं। हाँ, बिहार ने ये काम किया था और गलती की थी, बड़ा विरोध भी हुआ था। आप बताइएगा बिहार में बिहार में जब ये एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा था तो उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? आप बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, खासकर बिहार के लोगों से भी मेरा सवाल है कि जब बिहार में पहली बार इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? हाँ, लेकिन नॉर्मली इस समय कोई राज्य इस एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने से बचता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में समझ लेते हैं, लिखा भी हुआ है। देखिए, भारत में कृषि आय पर कोई कर नहीं है, नॉर्मली कोई कर नहीं है, ठीक है। खेती की जमीन को ठेके या लीज पर देकर हुई कमाई या उस पर खेती कर फसल बेचने से हुई कमाई को एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। मतलब जो आप नॉर्मली सुन लेंगे, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, आप जो खेती कर रहे हैं या उस पर कोई आपने उस जमीन को ठेके पर दिया है खेती करने के लिए, उससे जो फसल आ रही है उस फसल को बेचने से जो भी बिक्री होगी वो आपके एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। मतलब क्या है कि फसल को बेचने से जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती, चाहे वो फसल आप किसी दूसरे के खेत पे उगाए हो चाहे अपनी खेत पे उगाए हो, क्योंकि अक्सर लोग अक्सर गांव में अधिया बोलते हैं कि लोग दूसरे के खेत पर भी खेती करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं, तमाम सिस्टम होते हैं। तो अगर आप किसी कि दूसरे की खेत पर या अपने ही खेत पर फसल को उगा रहे हैं और उससे कुछ इनकम अर्न करना है, तो वही एग्रीकल्चर इनकम है। और याद रखिए, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स के दायरे में अभी नहीं रखा गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसको टैक्स के दायरे में नहीं रखा है, ये राज्य सरकार का विषय है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, तो नॉर्मली क्या है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। अब थोड़ा इसको और समझते हैं डिटेल में। लेकिन अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से प्रोसेस्ड फूड तैयार किया गया है, कहोगे ये क्या होता है? समझिए, प्रोसेस्ड फूड क्या है। जैसे मान लो मैं कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे मैंने मान लो कि टमाटर उगाया, आलू उगाया और उस आलू से चिप्स बना दिया, वही हो गया प्रोसेस्ड फूड। समझिएगा कि मैंने आलू उगाया तो एग्रीकल्चर हो गया, आलू बेचा एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर आलू से मैं चिप्स बना दिया, टमाटो सॉस बना दिया तो प्रोसेस्ड फूड हो गया, अब वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। मतलब इसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना कि अगर आपने आलू बनाया और आलू से आपने चिप्स बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया ना, आलू आपने बेचा तो एग्रीकल्चर इनकम है वो।
लेकिन अगर आलू से आपने चिप्स बना करके मार्केट में बेचा तो गवर्नमेंट उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेगी, यानी वो सीधे आपके टैक्स के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यूँ समझो, एग्जाम्पल दिया है, जैसे गन्ना है, आप जब गन्ना बेचने जाते हो, ध्यान सुनिएगा, जब आप गन्ना बेचने जाते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर गन्ने से आप चीनी या गुड़ बना देते हैं, अगर गन्ने से चीनी या गुड़ बना के आप जो है बेच रहे हैं तो उस पर टैक्स लग जाएगा, है ना। यानी गन्ने से चीनी या गुड़ बना के आप इनकम ले रहे हैं तो उस पर आपका टैक्स लग जाएगा, वो आपके एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। लेकिन गन्ना बेच करके जो आपको इनकम हो रही है वो उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम के रूप में मानते हैं और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन गन्ना से अगर आप चीनी या गुड़ बना के बेच रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है, वो टैक्स में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आप तो क्या, लेकिन अगर किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से प्रोसेस्ड फूड तैयार हो जाता है तो उससे होने वाली कमाई को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। मतलब वही हुआ कि आप गन्ना बेच रहे हैं तो उससे जो इनकम मिल रही है वो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन गन्ने से गुड़ बना और उसको या चीनी बना उसको बेच के जो आपने इनकम कमाया वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो सीधा नॉर्मल इनकम में आ जाएगा और उस पर आप पे टैक्स लग सकता है, यानी उस पर टैक्स लग सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसान खेती की आय से कोई कारोबार शुरू करता है तो उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। समझिए, अगर आप खेती से आय कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, खेती करके इनकम ले रहे हो टैक्स नहीं। लेकिन अगर आप उस खेती से जो पैसा मिला है आप उसको शेयर में लगा रहे हैं, या कोई डेयरी शुरू कर रहे हैं या कोई पशुपालन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर टैक्स लग सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खेती कर रहे हैं, खेती से कोई इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप खेती के पैसे से शेयर खरीद रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पशुपालन शुरू कर रहे हैं, कोई और बिजनेस शुरू कर दिया तो वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के ये बात समझाई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या भारत में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है तो आपका जवाब होगा नहीं, भारत में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता वो सारी बातें मैंने बता दी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या नहीं लगता है ये ध्यान रखेंगे। हाँ, और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। सबसे पहले कहाँ लगा था? बिहार में लगा था। और आप मुझे इस बात का जवाब देंगे, जब पहली बार बिहार में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया गया था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एक नए पॉइंट पर। तो अब तक क्या समझा? डंपिंग समझा, एंटी डंपिंग समझा, इनकम टैक्स में कई बार बता चुका हूं क्या है वो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक टॉपिक पर जिसको कहते हैं सरचार्ज। सरचार्ज, इसको बोलते हैं अधिभार। क्या बोलते हैं? अधिभार। ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखिए, मैंने पहले कहा था हिंदी ना हिंदी माध्यम वाले परेशान हो ना इंग्लिश माध्यम वाले, क्योंकि लेक्चर दोनों में है, इकोनॉमिक्स है तो मैं पूरी तरह इंग्लिश भी नहीं बोलूंगा और पूरी तरह हिंदी भी नहीं बोलूंगा, दोनों मिक्स करके बोल रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा, ये लिखा भले इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नॉलेज को अपडेट करते रहिए, बढ़ाते रहिए। आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक से लोग भागना चाहते हैं। ठीक है, और इसको आप पढ़िए क्योंकि आने वाले समय में हर एक एग्जाम में इन सब की वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है, परंपरागत पढ़ाई से हटिए, सब पढ़िए, लेकिन जो पैटर्न है उसको जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अब हम जो देख रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत अपने नॉलेज को अपडेट करना भी होता है, वो भी जरूरी है। तो अब तक मैंने जितनी बातें पढ़ाई, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सरचार्ज पर। ठीक है, अब सरचार्ज भी एक टैक्स होता है। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का टैक्स है। इट इज ए काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, ये भी क्या एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, अब देखो ये टैक्स क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझाते हैं कि सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, खास कर ये इनकम टैक्स पे भी लगता है। लगता तो सब पे भी, लेकिन इंडिया में इनकम टैक्स पे ज्यादा लगता है। यह है क्या? समझो, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इज एडिशनल टैक्स टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर्स अर्निंग ए हायर इनकम बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। मतलब कि जब आपकी आय एक सीमा से ऊपर हो जाती है तब सरकार सरचार्ज लगाती है। याद कीजिए, जब मैं आपको लेफर कर्व समझा रहा था तो मैंने एक बात बताया था कि इनकम टैक्स भारत में 30% से ज़्यादा नहीं है। यानी अगर आप साल में 15 लाख या उससे ऊपर कमाते हो
तो आप 30% इनकम टैक्स देते हो, ठीक है। लेकिन सवाल है 30% से ऊपर, अगर मैं 15 लाख से ऊपर कमा रहा हूं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तो भी मैं 30% टैक्स दे रहा हूं। हाँ, दे रहे हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद आपकी कमाई होती है तो सरकार आपसे वसूलना शुरू कर देती है सरचार्ज। अब ये समस्या आपकी सॉल्व होगी, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि 30% की 15 लाख के बाद कितनी सीमा तक आप कमाएंगे तो आप टैक्स से बचे हैं। भाई, चाहे मैं 15 लाख कमाऊं, चाहे 25 लाख कमाऊं, चाहे 30 लाख कमाऊं, चाहे 25 लाख कमाऊं, मुझे 30% ही इनकम टैक्स देना होगा। ये तो आप समझ चुके हो। लेकिन अब अगर मैं 1 करोड़ कमाता हूं तब भी दूंगा 30% इनकम टैक्स? नहीं, इसका भी सरकार ने इंतजाम कर रखा है। उसको बोलते हैं सरचार्ज। क्या? जब आपकी इनकम एक सीमा से ऊपर हो जाती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम सरचार्ज कहते हैं। यह भी एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है। तो यानी कि लिख लेना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इज एडिशनल टैक्स टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर्स अर्निंग ऑन हायर इनकम बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। जब आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो आपको देना पड़ता है सरचार्ज। और अब मैं वो आपको निकल के दिखाऊंगा कैसे दिया जाता है। देखिए, जैसे समझिए, ये समझिए कि जैसे मान लीजिए, जैसे इंडिया में क्या है, समझिए। देखिए, इंडिया में आप देखेंगे, अगर आप 50 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 50 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देंगे, अब इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको दिमाग लगाना है। अगर आप 50 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक आप कमा रहे हैं तो आप पर इनकम टैक्स खाली 30% लगेगा। कितना लगेगा? 30%। लेकिन अगर आप 50 लाख से ऊपर बढ़े, 50 लाख से ऊपर, तो आपको इनकम टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी देना होगा। कितना देना होगा? 10% सरचार्ज इनकम टैक्स के अलावा, ठीक है। तो मतलब आप बचे नहीं हैं। 50 लाख तक तो आप आजाद हैं कि आप केवल 30% ही इनकम टैक्स देंगे। लेकिन अगर जहां 50 लाख से ऊपर बढ़ा तो आप पे क्या लगेगा? सरचार्ज। यानी 50 लाख से ऊपर आपको 10% सरचार्ज देना होगा। कहते 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%। अगर आप साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाते हैं तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ कमाते हैं तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर कमाते हैं तो आपको 25% सरचार्ज देना होगा। मतलब सरचार्ज का ब्रैकेट है 25%। कहोगे सर 25% के ऊपर क्यों नहीं? वही है लेफर कर्व कि एक सीमा से ज्यादा किसी भी टैक्स को वसूला नहीं जाता। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम सरचार्ज भी एक लिमिट तक लेंगे। कितना? 25% तक। तो जरा इस डाटा को आप ध्यान रखिए। अभी मैं सरचार्ज निकाल के दिखाऊंगा, इस डाटा को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सरचार्ज का डाटा है। यानी सरचार्ज कब लगता है? जब आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा हो जाए। वो लिमिट सरकार तय करती है। यानी 50 लाख से ऊपर अगर आप भारत में कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स के अलावा सरचार्ज भी देना होगा। मैं इसको निकाल के दिखाता हूं। मैं आंकड़ा आसान लूंगा ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि उतना अच्छा मेरा मैथ नहीं कि मैं फटाफट बड़े बड़े चीजें परसेंटेज निकाल दूं। तो मैं डाटा सिंपल लूंगा ताकि आपको आसानी हो। चलिए अब दिखाते हैं सरचार्ज कैसे होता है कैलकुलेट, समझिए। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सरचार्ज ये कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि मेरी इनकम मान लीजिए कि 1000 रुपए, मैं उस डाटा के हिसाब से नहीं नॉर्मली ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट नियम बना दी कि भैया 1000 रुपए पर अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो आपको 10% सरचार्ज देना होगा। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मेरी सालाना आय 1000 रुपए है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। और मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है भाई 1000 रुपए पर आपको, यानी 1000 से कम कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। ये मैं भी बोला, ये मेरी अपना एक आसान करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं डाटा ले रहा हूँ उसको मैं इसको यहाँ समझाऊंगा, आप रियल डाटे पे निकाल के मुझे बताएंगे, ठीक है। चूंकि मैथ है तो मैं आसान ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैं सरकार हूँ, मैंने नियम बनाया कि 1000 रुपए से कम पर कोई सरचार्ज नहीं देना है। 1000 या उससे ऊपर आप कमाते हैं तो आपको 10% सरचार्ज देना है। तो जैसे मान लो मैंने कमाया 1000 रुपए साल का, गवर्नमेंट ने कहा कि इस पर आपको टैक्स देना है। कितना? 10%। तो मान लो 1000 का 10% इस पर लग गया टैक्स,
अब आप निकाल लो भाई, 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% कितना होगा, आप आसानी से निकाल लोगे। कितना हो गया, सही है भाई, हाँ कितना हुआ, 1000 का 10% कितना हुआ, 100। कितना हुआ, 100। यानी ये आपने देख लिया। अब ये 100 रुपये आपका क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया। क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया। ये 100 रुपये जो है आपके इनकम टैक्स में आए। कुछ गड़बड़ तो हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है लग रहा है। हाँ चलिए, 100 रुपये इनकम टैक्स हो गया। अब देखिए, यानी आपने 1000 रुपये पे कितने इनकम टैक्स दिया, 100 रुपये। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया अगर आप 1000 से ऊपर कमाते हो तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। तो यानी 100 रुपये के अलावा आप पर कितना लगेगा सरचार्ज, यानी 100 रुपये पर सरचार्ज लगेगा कितना। जैसे मान लो फिर कह दिया गवर्नमेंट ने कि हम आप पर 10 रुपये का सरचार्ज लगाएंगे, सॉरी 10% का सरचार्ज लगाएंगे। तो आप जरा सोचिए, 100 रुपये पर 10% सरचार्ज कितना होगा, आप देखेंगे 100, तो ये 100 कट जाएगा, बचेगा 10। यानी ये 10 रुपए क्या हो गया, सरचार्ज हो गया। मतलब इस 100 रुपए पे इनकम टैक्स कितना, सॉरी 1000 पे कितना इनकम टैक्स, 100 रुपए, और इस 100 रुपए पर आप अलग से दोगे सरचार्ज कितना, 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए होगा। तो इस हिसाब से अब आप कितना दोगे, आप 100 रुपए दोगे क्या, टैक्स का, और प्लस 10 रुपए दोगे किसका, सरचार्ज का। तो कुल आपने कितना दिया, 110 रुपया दिया। कितना दिया, 110। 100 रुपए हो गया टैक्स और 10 रुपए क्या हो गया, सरचार्ज। इस प्रकार आपने कुल मिला के 110 रुपया क्या दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, सरचार्ज कितना हुआ, 10। तो सरचार्ज क्या, टैक्स ऑन टैक्स है, जो टैक्सेबल इनकम आएगी उस पर लगेगा, इस 1000 पे नहीं लगेगा। जैसे मैंने क्या नियम बनाया कि 1000 पर 10% टैक्स दोगे आप, मैंने नियम बना दिया। और 1000 अगर 1000 है तो 10% इनकम टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी दोगे। तो पहले 1000 का 10% निकाला, वो आया कितना, इतना। फिर इस 100 इतना 100 रुपये, ये हमारा इनकम टैक्स हो गया। और इस इनकम टैक्स पर आप 10% सरचार्ज दोगे, यानी कि 100 का 10% निकाले कितना हो, 10। तो ये इनकम टैक्स प्लस क्या, सरचार्ज आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यही आपको देना है 110 रुपये, किसको, सरकार को। अब देखो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर आप, कहां गया, हाँ देखिए आ गया डाटा। अगर आप 50 लाख तक कमाते हैं कोई सरचार्ज नहीं, केवल इनकम टैक्स दोगे। अगर 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आप इनकम टैक्स के साथ साथ सरचार्ज दोगे। आप जरा निकालिएगा, देखिएगा। मतलब पहले आप क्या निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी कमाई जो है 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ पे कितना टैक्स देंगे आप, 30%, है ना। तो 1 करोड़ का पहले क्या निकालेंगे, 30% आप निकालेंगे, ये आपके लिए है। फिर वो आएगा आपका क्या, इनकम टैक्स। कितना आएगा, इनकम टैक्स, आप निकाल के बताएंगे, ठीक है। और इस इनकम टैक्स के बाद जो भी आएगा, ठीक है, आप इसमें क्या लिखेंगे, जो भी मान लो जितना, मान लो ए आ गया, मान लो इसका आया A%, ठीक है। मान लो हम यहां पे लिख देते X% आ गया, इनकम टैक्स आ गया, कितना आया इनकम टैक्स, X% आ गया। तो मान लो X रुपये आ गया, X रुपये आ गया, ठीक है, ये आप निकालेंगे। तब इस X रुपये का आप कितना निकालेंगे, परसेंट, कितना परसेंट, कितना है सरचार्ज, देखिएगा जरा, ये है कितना, 10%। तो अब आप इस X रुपये का कितना, इस X रुपये का 10% निकालेंगे, क्या, सरचार्ज, सरचार्ज। तो इसको और इसको, है ना, ऑफ लिख देता हूं, आप इसको जोड़ देंगे, है ना, X रुपी प्लस X ऑफ
थोड़ा इसको ऐसे कर दूं, प्लस 10% ऑफ एक्स, यही पूरा टोटल टैक्स होगा। आप निकाल के बताएंगे, ठीक है, ये मैंने, यानी कि ये पूरा टोटल टैक्स होगा, यानी कि आप इनकम टैक्स प्लस उस इनकम टैक्स पे सरचार्ज जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे तब देंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सरचार्ज जो होता है वो टैक्स ऑन क्या होता है, टैक्स होता है, यानी ये तब लगता है जब आपका एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर इनकम हो जाए, ठीक है। अब चलिए, तो सरचार्ज क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, ये कब लगता है, जब आपकी इनकम एक लिमिट से ऊपर हो जाए। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ध्यान रखिएगा, तो ये भी एक प्रकार का टैक्स हो गया, सरचार्ज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सेस के बारे में। सेस भी होता है क्या, सेस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेस, अब हम लोग सेस के बारे में बात करेंगे। हाँ, अब देखिए सेस, सेस क्या है, सेस को उपकर कहते हैं, यानी सरचार्ज की तरह सेस भी होता है, ठीक है। अ सेस इज टैक्स लिवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। देखो सेस भी टैक्स क्यों, ये सेस भी टैक्स ऑन टैक्स होता है। सेस यानी उपकर भारत में हर उस व्यक्ति को देना पड़ता है जो टैक्स देता है, यानी इंडिया में जो टैक्स देता है हर एक आदमी को सेस देना पड़ेगा। अब सुनो, सेस और सरचार्ज में अंतर क्या है। सेस एक सरचार्ज एक लिमिट के बाद लगता है, सेस हर उस व्यक्ति को देना पड़ता है जो भारत में इनकम टैक्स पे ही है, यानी जो इनकम टैक्स पे करता है उसे सेस देना पड़ेगा। तो कहोगे सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक लिमिट के ऊपर हो गया तो एक ही आदमी पर सेस भी लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा, इनकम टैक्स भी। हाँ, अगर एक लिमिट के ऊपर है, यानी अगर मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो मैं सेस भी दूंगा, सरचार्ज भी दूंगा और इनकम टैक्स भी दूंगा। हाँ, लेकिन अगर 50 लाख से नीचे है मेरी इनकम तो मैं इनकम टैक्स दूंगा प्लस सेस दूंगा, ठीक है। तो सेस क्यों लगता है, आप कहोगे सर ये क्यों। सेस का जो पैसा होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है, ध्यान रखिए। सेस जो होता है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है, किसी उद्देश्य के लिए। जैसे क्या होगा, सेस से जो पैसा आएगा वो समाज कल्याण पे खर्च होगा, समाज कल्याण पे, जैसे हो सकता है एजुकेशन पर हो सकता है एजुकेशन पर हो या हेल्थ पर हो, ठीक है। तो सेस और सरचार्ज का पैसा एक पर्पस, हाँ, सेस का पैसा एक उद्देश्य के लिए लगता है, स्पेसिफिक पर्पस। उसको एजुकेशन सेस बोल सकते हैं, हेल्थ सेस, उसमें लिखा होता है कि भैया ये पैसा हेल्थ पे जाएगा, ये पैसा एजुकेशन पे जाएगा। तो सेस और सरचार्ज दोनों टैक्स ऑन टैक्स हैं, यानी कि ये लगते हैं, हर एक इनकम टैक्स देने वाले को सेस देना पड़ता है, लेकिन सरचार्ज वही देगा जिसकी इनकम एक लिमिट से ऊपर हो। सरचार्ज का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये सरकार अपने पास रखती है, जहां मन करे वहां खर्च करे। सेस का एक उद्देश्य होता है कि भैया इस पैसे को हम हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे या शिक्षा पे खर्च करेंगे। यही तो पैसे हैं जिससे सरकार देश चलाती है, जन कल्याण का काम करती है, ठीक है। तो अब समझिए, सेस और इनकम टैक्स में अंतर यही है कि सेस हर उस व्यक्ति पे लगता है जो इनकम टैक्स देता है, सरचार्ज उस पे लगता है जिसकी इनकम एक लिमिट के ऊपर होती है, ठीक है। अब देखो सेस कैसे लगेगा, जैसे मान लीजिए, मैं फिर देता हूं, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम जो है 1000 रुपये है, ठीक है। अब 1000 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये आपकी इनकम 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम इस पे 10% सेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 10% सेस लगाएंगे। तो 100 का 10% कितना हुआ भाई, आपने इसको 100 रुपये क्या दिया, हाँ सॉरी, मान लीजिए ऐसे कीजिए कि 100 रुपये पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10% इनकम टैक्स लेंगे, इसे समझ लीजिए, इनकम टैक्स लेंगे और, ठीक है, और 4% हम सेस लेंगे, समझिए। तो पहले आप क्या करेंगे, 100 रुपये का 10% निकालिए, यानी 10 रुपये आप क्या देंगे, इनकम टैक्स देंगे, इनकम टैक्स देंगे, और फिर इस 10 रुपये का 4% निकालेंगे। क्या करेंगे, इस 10 रुपये का 4% निकालेंगे, 4% निकालेंगे और वही सेस होगा। क्या होगा, तो आप निकालेंगे, यानी 100 रुपये पे इनकम टैक्स 10 रुपये मान लीजिए, ठीक है, और इस 10 रुपये पर 4% क्या लगा देंगे, सेस। यानी कि ये जाने कि सेस कहां लगता है, सेस इस पर नहीं लगा है, सेस जो इनकम टैक्स निकल के आया है उस पर लगा है।
तो यानी कि अब आप 100 रुपए पर 10% टैक्स देंगे, 10 रुपया इनकम टैक्स, और उस इनकम टैक्स पर 4% सेस देंगे। यानी कि इस इनकम टैक्स का, यानी 10 रुपए का 4% निकाल करके 10 रुपए में जोड़ दीजिएगा, वही सेस हो जाएगा और इनकम टैक्स हो जाएगा। यानी कि आप माने इंडिया का हर वो आदमी जो इनकम टैक्स दे रहा है वो सेस देगा। तो सेस इस समय कितना आप देखिएगा, जो भी सेस होगा इनकम, जैसे इस समय मान लीजिए सेस 4% है, मान लीजिए 4%, जहां तक मुझे पता 4% होगा। तो यानी कि अगर आप 3 लाख से ऊपर कमाते हैं, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो आप 5% इनकम टैक्स देंगे। उस 5% का इनकम टैक्स जो आएगा उस पर सेस देंगे। तो इनकम टैक्स भी देंगे, सेस भी देंगे। हाँ, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो गई तो आप सेस भी देंगे और सरचार्ज भी देंगे। तो सेस और सरचार्ज किस पे लगता है? ये टैक्स ऑन टैक्स है, तो आज भूलेगा मत। हाँ, अंतर क्या है? सरचार्ज एक लिमिट के बाद लगता है, सेस हर उस व्यक्ति को देना पड़ता है जो इनकम टैक्स दे रहा है। पहला अंतर, सेस का पैसा वेलफेयर पे खर्च होता है, ठीक है। सरचार्ज का पैसा गवर्नमेंट जहां मन करे वहां खर्च करे, ठीक है। हालांकि वो पब्लिक पर ही खर्च होता है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो यहां मैं लिख देता हूं सेस और सरचार्ज में क्या अंतर है, मैं लिख देता हूं। एक तो देता हूं सेस और यार सरचार्ज, सरचार्ज, ठीक है। ये क्या है? हर इनकम टैक्स पे करने वाले को देना पड़ता है, इनकम टैक्स पे करने वाले को देना पड़ता है, को देना पड़ता है। पहला अंतर ये है, पहला ये एक सीमा के बाद लगता है, एक सीमा के बाद लगता है, एक सीमा के बाद लगता है। याद है ना क्या है? जैसे 50 लाख के ऊपर जाओगे तब लगेगा, देख लो, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है? यह है एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए लगाते हैं। इट इज इम्पोज्ड ऑन ए स्पेसिफिक पर्पस, जो मैंने लिखा था, यह है किसी उद्देश्य के लिए नहीं लगता, किसी उद्देश्य के लिए नहीं लगता, ठीक है। और एक चीज कॉमन है, इंपॉर्टेंट, ये दोनों पैसा सेस का और सरचार्ज का, ये कहां जमा होता है? CFI में। मतलब क्या? याद करो, अनुच्छेद 266 है ना। सेस का पैसा और सरचार्ज का पैसा दोनों जमा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी संचित निधि में जमा होता है। ये ध्यान रखेंगे, सेस और सरचार्ज का पैसा संचित निधि में जमा होता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, दोनों में अंतर क्या है वो बताया। अब हम लोग आते हैं एक नए मुद्दे पर जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, समझिए, ये सब जो गवर्नमेंट लगा रही है ना, सेस है, सरचार्ज है, एंटी डंपिंग टैक्स है, या ड्यूटी का, एंटी डंपिंग ड्यूटी कह सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है, ठीक है। अब आगे और भी टैक्स पढ़ाऊंगा। अभी एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मिला दिए गए वो भी बताऊंगा, सब आएगा। लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिएगा। थोड़ा आज टेक्निकल ज़्यादा था, ध्यान से समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे या क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक बात और देखते हैं। देखो, आपको पता है कि राज्यों के पास पैसा बहुत कम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आते हैं ना, उसमें से कुछ पैसा, यानी जो पैसा टैक्स से आता है उसे हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू से जो भी पैसा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को राज्यों में बांटती है। अब कितना बांटना है, इसके लिए बना है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिला है टैक्स लगाने से, उसमें से कितना पैसा राज्यों को दिया जाए, ठीक है। तो मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने से जो पैसा आता है उसे हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। उस टैक्स रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा राज्यों को भी जाता है। तो सवाल है, जैसे इनकम टैक्स से आया, एक्साइज ड्यूटी से आया, कस्टम ड्यूटी से आया। अभी चिंता मत कीजिए, आगे बताऊंगा कि कस्टम ड्यूटी क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है। तो जो भी पैसा टैक्स से आता है वो उसका कुछ हिस्सा राज्यों को बांटा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, सेस और सरचार्ज का पैसा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेस और सरचार्ज का पैसा राज्यों में नहीं जाता।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है, ठीक है। सेस और सरचार्ज का पैसा राज्यों में नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है। और सेस का पैसा जहां खर्च करना लिखा है वहां, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च कर देगी, ठीक है, क्योंकि सेस एक पर्पस के लिए लगाया जाता है। सरचार्ज का पैसा भी वो खर्च करती है, लेकिन किसी कहां खर्च करेगी इसका कोई पर्पस नहीं है। हो सकता है वो सड़क बनवा दे, कुछ भी कर दे, वो हमको पता नहीं होता। हाँ, लेकिन सेस का पैसा पता होता है कहां खर्च होगा, एजुकेशन पे जाएगा कि कहां जाएगा। तो यहां पे एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि सेस और सरचार्ज का पैसा जमा होता है किसमें, संचित निधि में, लेकिन ये पैसा डिविजिबल पूल में नहीं आता। मतलब ये पैसा राज्यों को, यानी जो पैसा सेस और सरचार्ज से आया है ये राज्यों में नहीं बंटता। बाकी हर टैक्स का पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है उसमें से कुछ हिस्सा राज्यों को जाता है, क्योंकि भाई राज्य कैसे चलेंगे, राज्यों के पास पैसा बहुत कम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसा लेते हैं। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसी में से वो पैसा टैक्स रेवेन्यू के नाम पे कुछ पैसा राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। अब कितना देगी मैं ये भी समझाऊंगा, किस वित्त आयोग ने कितना देने की बात कही थी, सब बताएंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा कि सेस और सरचार्ज का पैसा सेंट्रल अपने पास रखती है, राज्यों में नहीं बांटती। तो आज हमने क्या समझा, मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। हमने सेस समझा, सेस क्या होता है, ठीक है, डंपिंग क्या होता है, एंटी डंपिंग, इसी डंपिंग की वजह से हमने बताया एंटी डंपिंग टैक्स। तो एंटी डंपिंग टैक्स, सरचार्ज और सेस, ये मैंने थोड़ा, और एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया। इनकम टैक्स तो आप जानते थे, वो बता दिया मैंने। तो आज के इस लेक्चर को थोड़ा सा टफ था, इन्फॉर्मेटिव था, आप इसको ना समझ में आएगा तो एक दो बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस लेक्चर को सपोर्ट करें या हमारे इस संस्था को सपोर्ट करें, इसरो एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक बेहतर लेक्चर के साथ। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आप इस इकोनॉमिक्स के लेक्चर को आप कंटिन्यू देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, प्रयास करना ही पड़ेगा, बिना प्रयास के नहीं समझ में आने वाला। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा इस तरह से और इसको जरूर देखिएगा और आप इसको नोट डाउन करते रहिए। आगे फिर मिलते हैं इसके किसके 5th पार्ट में, क्योंकि मैं इसको अभी और आगे बढ़ा रहा हूं, हर एक टैक्स के बारे में आपको जानकारी। अब अगले टैक्स में हम पढ़ेंगे एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है। यानी सारी समस्याओं का हल आपको इस लेक्चर में मिलेगा। बस कंटिन्यूटी बना रखिएगा। और प्लीज जो लोग अब तक मेरा पहला पार्ट टैक्सेशन का, दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं, वो देख के तब इसको समझें, वरना समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 पार्ट कंटिन्यू देखेंगे तभी समझ में आएगा, अचानक इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, धन्यवाद।